नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। बेंगलुरु में एक तंजानिया की लड़की के साथ हुई बदसलूकी के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सड़क पर हुए एक हादसे के बाद नाराज भीड़ ने विदेशी छात्रा के कपड़े फाड़ दिए और बदसलूकी की, जबकि पुलिस 5 दिनों बाद हरकत में आई। कर्नाटक सरकार ने इस आरोप को तो नकार दिया है कि बेंगलुरु में रविवार को एक तंजानिया की छात्रा के कपड़े उतारकर उसे शर्मिंदा किया गया। अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपते हुए सरकार ने पुलिस की तरफ से बरती गई लापरवाही की जांच करने का भी भरोसा दिया है। इस मामले में 5 दिन बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसको मैन हैंडलिंग तो हुआ है और चूंकि कपड़ा निकाल दिया गया इसलिए उसको हमने मोलेस्टेशन का केस लिया है उसके ऊपर। और भारत में तंजानिया के राजदूत ने इस पूरे मामले को निराशाजनक बताते हुए कार्रवाई की उम्मीद जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी घटना पर दुख जताया, जबकि राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मामला बीते रविवार का है, जब एक विदेशी छात्र की कार के नीचे आ जाने से एक महिला की मौत हो गई और नाराज भीड़ ने छात्रों की पिटाई के बाद उनकी कार को आग लगा दी। लेकिन इतने पर भी भीड़ का गुस्सा नहीं थमा और उन्होंने विदेशी छात्रों की एक दूसरी कार को भी अपना निशाना बनाया और उसमें सवार एक तंजानिया की लड़की के कपड़े फाड़ डाले और बदसलूकी की। एक्शन लेना चाहिए। जो भी घटना अगर बेंगलोर में जो हुई है, जो भी अपराधी पाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। राज्य सरकार अब जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दे रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बीजेपी अपने निशाने पर ले रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना समय गुजर गया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के नाक के नीचे हुई इस घटना पर खामोश है। किसी तरह की कार्रवाई नहीं। ये अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि कितना हिपोक्रेसी है इनके अंदर और कितना इनका पॉलिटिकल पाखंड है। और इसी मुद्दे पर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए खुशबू सुंदर नेता हैं कांग्रेस की हमारे साथ हैं। खुशबू, 5 दिन बाद इस पूरे मामले में एक्शन होता है, क्या ये सही है? जो हुआ गलत नहीं है? जो बेंगलुरु में हादसा हुआ है बहुत ही गलत हादसा हुआ है। इसके पीछे जो भी लोग हों, जो भी हद तक के लोग हों, उनके ऊपर सारे के ऊपर एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने इसमें एक बहुत ही लेट एक्शन लिया है, क्योंकि कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जब एफआईआर फाइल किया गया था उसके बाद कौन लोग हैं, क्योंकि ये हादसा जो हुआ है वो बीच सड़क में हुआ है, तो लोगों को हिरासत में लेने से पहले पूरी कार्रवाई कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कार्रवाई लेने के बाद ही, करने के बाद भी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मौजूद हैं, उनके ऊपर एक्शन लेके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो 5 दिन बाद गिरफ्तारी, क्या इसमें राज्य सरकार की, स्थानीय पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती है? रविवार का ये पूरा मामला है, थाने पुलिस की जवाबदारी बिल्कुल बनती है। मैं कहती हूँ थाने पुलिसदारी की जवाबदारी बिल्कुल बनती है, क्योंकि अगर वो जिस तरह से वो महिला का कहना है, वो तांजानियन औरत का कहना है कि वो गई थी, वो छात्रा जो गई थी और उसके वक्त उस वक्त जो पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया था, तो वो बहुत ही बेहुदा एक हरकत है पुलिस की। उसको हम कहते हैं कि जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। इसमें किसी भी तरह की हम गलती नहीं करने देंगे, किसी भी तरह की चौक नहीं होगी। डेफिनेटली इसके ऊपर अगर पुलिस भी इन्वॉल्व है तो उन पर एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। गृह मंत्री का अब बयान आ रहा है, लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया रविवार को, एक बेकाबू भीड़ ने जब हमला किया इन छात्रों पर, तब गृह मंत्री, तब राज्य सरकार कहां थी खुशबू? बिल्कुल वही थी। इनफैक्ट जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि ये जो बात हुई है, ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई है, वो बहुत ही एक वाहियात घटना हुई है और सब लोग वहीं पर मौजूद थे। लेकिन ये नहीं कि एक्शन नहीं लिया गया था, और अगर देर हुई है तो किस वजह से देर हुई है उसकी इनफैक्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी साहब ने भी कहा है उसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए कि क्यों इतनी लेट एक्शन ली गई है, क्यों इसके बारे में पहले बातचीत नहीं हुई, क्यों इसके बारे में पहले लोगों ने छानबीन नहीं की। तो उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने मंगवाई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, कि हमने इसके बारे में सोच नहीं की है। भीड़ बेकाबू होकर किसी पर हमला करती है, स्थानीय पुलिस वहां मौके पर वहीं पहुंच पाती, कारें आग के हवाले होती है, पुलिस फेलियर है। आप कह रहे हैं आपके खुद वाइस प्रेसिडेंट ने इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार कहां है? उसके नेता कहां हैं? मुख्यमंत्री कहां हैं?
मुख्यमंत्री वही है, तो आज अब जो पूछ रही है, मुझसे सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी जी ने जो पूछताछ कही है, जो उन्होंने पूरे डिटेल्स मंगवाई हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जानकारी बिल्कुल सही और सीधे ढंग से हमारे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी हैं, उनसे उन्होंने जानकारी मंगवाई है। तो थ्रू द ऑफिस ऑफ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी के ऑफिस से ही ये सारी जानकारी और जांच पड़ताल होने के बाद सारी डिटेल्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट को पहुंचेगी। बीजेपी सीधे सवाल माफ कीजिएगा, बीजेपी सीधे सवाल कांग्रेस से उठा रही है क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर कर्नाटक में, और तंजानिया के राजदूत जब इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, 21वीं शताब्दी में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या एक अच्छी बात है कि कांग्रेस शासित प्रदेश में ये हो रहा है? बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है, और हालांकि ये पूरी तरह से एक फेलियर माना जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रहा इस पूरी घटना को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर पूरी तरह से हम इसको नहीं कहेंगे कि फेलियर रह चुका है। अगर फेलियर होता तो अब तक 5 लोग अरेस्ट भी नहीं होते। तो इसमें जांच पड़ताल डेफिनेटली हुई है, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है वो तो कहेंगे, क्योंकि उनका काम ही कुछ सवाल उठाने का है, क्योंकि और तो कुछ काम करते हैं नहीं बीजेपी वाले, सिर्फ सवालात उठाना चाहते हैं, तो वो सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक पुलिस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, कहीं तो फेलियर डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि इतनी जब बड़ी घटना वहां पर बीच सड़क में हुई है, तो क्यों इतनी लेट उस बारे में पुलिस वहां पर लेट पहुंची है। लेकिन हमें यह भी जरूर सोचना चाहिए, बहुत ही दर्दनाक बात है ये सोचने की कि आज के जमाने में भी, वो भी बैंगलोर जो हम इतना फॉरवर्ड सिटी मानते हैं, इतना फॉरवर्ड स्टेट मानते हैं कर्नाटका को, वहां पर आज भी इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में एक डेफिनेटली एक किस्म का ये उठा होगा कि जो गाड़ी के नीचे एक औरत कुचली गई, जिसकी हत्या हुई वहां पर, जो मारी गई उस हादसे में, तो उसकी वजह से एक उनके बीच में एक क्या कहते हैं, एक कंप्लीट डिस्गस्टिंग फील रही होगी, मैं मानती हूं। लेकिन ये घटना डेफिनेटली बहुत ही दर्दनाक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी आज हम जो 21वीं सदी के लोग की बात करते हैं उनके बीच में भी ये जो रेशियल की बात होती है। हालांकि मैं बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल वहां पे रिपोर्ट्स क्लियर कर चुके हैं कि ये रेशियल अटैक नहीं था, किसी भी तरह का रेशियल फैसिज्म नहीं था, बल्कि ये था कि उनका जो गुस्सा था, वहां पे जो लोगों का गुस्सा था, उनका ये सोच थी कि पीछे वाली गाड़ी भी इन्हीं लोगों की है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया, विच इज नॉट डेफिनेटली नॉट। पूरी घटना एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आ रही है। जब मैं कह रही हूं कि जब तंजानिया के राजदूत इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं। तो कांग्रेस शासित प्रदेश के लिए ये बदनामी की बात नहीं है कि उस आपके जो जहां पार्टी का सरकार चला रही है वहां पर इस तरह की घटना हो रही है, और शर्मिंदगी है भारत के लिए। नहीं, भारत के लिए शर्मिंदगी की बात मैं नहीं कहूंगी। शर्मिंदगी की बात होती है जब एक छात्र जो यहां पर हैदराबाद में जो एक खुदकुशी कर लेता है, जो वहां पर एक बिल्कुल क्लियरली अपना एक खुदकुशी करने से पहले एक नोट लिख के जाता है कि मेरे खुदकुशी के पीछे किसका कौन कारण रखता है, किसकी वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं, वो देखते हुए वो हमारे देश के लिए बहुत ही दर्दनाक और एक घिनौनी बात हो जाती है, और हमारे देश के लिए एक घिनौना धब्बा पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो थी, ये तो पब्लिक थी वहां पर जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। मैं फिर से कहूंगी कि ये पब्लिक का गुस्सा था, जब एक औरत किसी की गाड़ी के नीचे कुचली गई थी, तो वो गुस्से में ये हरकत हुई है। वो डेफिनेटली मैं कह रही हूं कि हम उसको ये कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो भी 21वीं सदी में जब इस तरह से बात हो रही है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की जाएगी। जानकारी हो रही है, घटना नहीं है बैंगलोर में, पहले भी विदेशी छात्रों के ऊपर इस तरह के हमले होते रहे हैं। तो एक तरह से इस शहर में जो माहौल रहा है विदेशी छात्रों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, वो हमेशा से सवालों में रहा है। तो माहौल वहां पर नहीं सुधरा है विदेशी छात्रों के लिए खास तौर से। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बैंगलोर में आप देखेंगी तो हर दुनिया से लोग, आप जो भी इल्जाम लगा लें, हर दुनिया के लोग बैंगलोर में हो, मणिपाल में हो, मैंगलोर में हो, अपनी पढ़ाई के लिए वहां पे जाना पसंद करते हैं। लोग वहां पे सेटल हो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा माहौल कांग्रेस ने वहां पर बना के रखा है कि सभी एक साथ जीने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन मैं कहूंगी, जो आज हम देश में जो बात कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जो रेसिज्म की बात हो रही है, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं बीजेपी को दूंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की जो बातें और हरकतें हम
देख चुके हैं पिछले 20 महीने में, जो खाली बैंगलोर की बात नहीं है, ये पूरे देश में, चाहे वो बिहारी हो, चाहे बॉम्बे में हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, या बिहार में जाते हुए पाकिस्तान की बात हो, या फिर यहां पर पठानकोट की बात हो, यहां भी हैदराबाद की बात हो, या दादरी की बात हो, जहां भी हम देख लें, ये जो पिछले 20 महीनों में जो हिंदुस्तान में हम एक अलग रंग देख रहे हैं हमारे लोगों के बीच में, ये तो पैदा किया हुआ रंग है। इसके पहले भी तो हम एक साथ रहते थे। खुशबू, सवाल इसलिए भी है क्योंकि 5वें दिन गिरफ्तारियां हो रही है, 5वें दिन उस भीड़ में से जो लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ा जा रहा है। आपके वाइस प्रेसिडेंट को इसके रिपोर्ट मांगनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे, क्यों इंतजार करना पड़ा कि राहुल गांधी उनसे रिपोर्ट मांगे? मुख्यमंत्री तो खुद इंचार्ज है स्टेट के, वो एक्शन कहीं पहले ले सकते थे, रिपोर्ट कहीं पहले दे सकते थे, जांच कहीं ज्यादा पहले हो सकती थी। हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, वो बीच सड़क में हुआ है, और बीच सड़क में जब इतनी सारी भीड़ है, उसमें से इस औरत पर हमला किसने किया था, उन लोगों की जांच पड़ताल करके उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेने के बाद कि कोई गलत आदमी हिरासत में नहीं ले आए हम लोग, तो वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो गिरफ्तारी हो रही है वो बिल्कुल सही आदमी की हो रही है। अगर गलत आदमी हिरासत में आ जाता है तब मामला और भी बिगड़ सकता है। तो ये जानकारी लेना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना और सही आदमी को हिरासत में लेने में डेफिनेटली 4-5 दिन लगे हैं, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन जो एक्शन लिया गया है, सही एक्शन लिया गया है कि इतनी बड़ी भीड़ थी, बीच सड़क थी, जहां पर किसी को जानकारी नहीं थी कि कौन लोग थे, लेकिन उसमें से भी इन 5 लोगों को छानकर, उनको चुनकर, उनके बारे में सही जांच पड़ताल करके उनको हिरासत में लेना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। खुशबू, आप खुद कह रही हैं कि बेंगलुरु देश का एक बड़ा शहर है और दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ लोग पहुंचते हैं। एक घटना मैं बताती हूँ, 2 जुलाई 2015 की बेंगलुरु की एक बस में नाइजीरियाई छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद उन पर तरह तरह के आरोप लगे थे। तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है या कांग्रेस की जो सरकार है उसने माहौल सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उससे पहले मार्च में भी इस तरह से हमला हुआ था विदेशी छात्रों पर। तो बेंगलुरु में हालात सुधरे नहीं हैं विदेशी छात्रों को लेकर खास तौर से। नहीं, वही बात विदेशी छात्रों की नहीं है। बात जो हो जाती है, जब छात्रों के बीच की बात होती है तो वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम छात्रों के बीच में डेफिनेटली किसी भी किस्म का एक कलर नहीं डालना चाहते हैं, एक रंग नहीं डालना चाहते हैं कि रंग के बीच में, उनके बीच में एक भेदभाव हो जाए। रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी छात्र जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी एक ही रंग के होते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। ये दुर्घटना की बात है कि छात्र जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि वो कलर का भेदभाव हम ले आए। और मैं ये जरूर वापस स्ट्रेस करना चाहूंगी, इस बात पर मैं जोर देना चाहूंगी कि पिछले 20 महीनों में हमने ये कलर का बर्ताव हमारे हिंदुस्तान में हर जगह देखा है और आगे भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही दुख से कहना पड़ता है। चलिए, आखिर वजह क्या थी? क्या राहुल गांधी तक जो रिपोर्ट पहुंचेगी उससे ये जानकारी सामने आ सकती है? क्योंकि बेंगलुरु हो क्या रहा है वहां पर गोलमोल सा जवाब अभी इस वक्त स्थानीय पुलिस जो है, बेंगलुरु पुलिस दे रही है। खुशबू, बैंगलोर पुलिस तो डेफिनेटली जवाब देगी, क्योंकि अगर कहा जाता है कि जिस तरह से बैंगलोर की पुलिस ने ये रिपोर्ट दर्ज करने में थोड़ी लेट कर दी थी, अपने हाथ से थोड़ी गलती हुई है, तो अगर पुलिस की गलती है तो उन्हें भी सजा मिलेगी, पूरी जांच पड़ताल होगी। मैं हमारे बैंगलोर के छात्रों से और हमारे जो दूसरे देशवासियों से जो बैंगलोर में या कर्नाटका में जो हमारे जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है बसती हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह का बेबर्ताव उनके साथ नहीं किया जाएगा। उनको जो एक न्याय मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। और हमारे तांजानियन के जो एनवॉयज हैं, उनसे भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जितनी भी हमसे उम्मीद लगा के रखे हैं, हम उम्मीद पूरी करेंगे। आपको खुशबू, अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होती तो राहुल गांधी क्या रिपोर्ट मांगते या फिर खुद वहां पहुंचकर विदेशी छात्रों के साथ खड़े होते और इंसाफ की मांग करते? नहीं, अभी तो हमने देखा है कि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जो हैदराबाद में इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां पे तो किसी बीजेपी की हिम्मत भी नहीं हुई जाने की। इतनी बातें जब बीजेपी करती हैं तो मैं पूछती हूं कि वहां पर तो आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट चल रही है, तो वहां पर आप क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी का कोई भी इंसान, कोई भी मंत्री वहां जाने की हिम्मत रखता है? नहीं कि नहीं रखता है, कोई नहीं गया आज तक। ये तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। यहाँ पे तो इमीडिएटली हमने रिपोर्ट्स मंगवाई है। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली सीएम से रिपोर्ट मंगवाई है, मुख्यमंत्री से डायरेक्टली रिपोर्ट मंगवाई है, तो रिपोर्ट आ रही है। ये तो नहीं है कि हमने पीछे हटकर चलो जो हो रहा है बाद में दूर से देखेंगे, वो तो नहीं है।
चलिए 5 दिन बाद शायद सीएम अब कार्रवाई करें और इस पड़ताल की गहराई में जाएं, क्योंकि कार्रवाई बिल्कुल जारी है। क्योंकि मैं बताना राहुल गांधी ने चाहूंगी, कार्रवाई रिपोर्ट बिल्कुल मंगवाई है, चालू है। 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है। चलिए कहीं राहुल गांधी के दबाव में कम से कम स्थानीय पुलिस काम करेगी। बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने इस चर्चा के लिए खुशबू। और अब हमारा दूसरा मुद्दा, दिल्ली में नगर निगम की हड़ताल से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन दोनों ही पक्ष इसे सुलझाने को लेकर टाल मटोल का रवैया अपना रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आज मेयर से बैठक की, जो काफी पहले हो जाना चाहिए था। वहीं एमसीडी की मांग भी वक्त के साथ बदलती दिख रही है। हड़ताल के 8वें दिन जब दिल्ली सरकार ने 600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया तो लगा एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन निगम एक तरफ जहां लोन की बजाय ग्रांट की मांग कर रहे हैं, वहीं इस पैसे को भी नाकाफी बता रहे हैं। जो कल उन्होंने जो पैसा दिया है 550 करोड़ रुपए, उसके अलावा ये पैसा अभी हमारा और बनता है, जो वो खुद मान रहे हैं। और उसको जारी करने के लिए उन्होंने केजरीवाल जी से भी वो बात कर रहे हैं और साथ में एलजी साहब से भी वो बात कर रहे हैं। और हड़ताल जारी रहने का खामियाजा आखिर में लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। निगम के स्कूल्स और अस्पतालों में सन्नाटा है। हड़ताल खत्म करने को लेकर आज मनीष सिसोदिया के साथ 3 मेयर्स ने मुलाकात भी की है, लेकिन कोई नतीजा निकलता आज भी नहीं दिखा। निगम कर्मचारियों की हड़ताल के 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 3 मेयर्स ने साथ बैठक तो की, लेकिन बाहर निकलने के बाद दावे अलग अलग किए। जहां सरकार ने 600 करोड़ रुपए देने की बात कही, निगम ने कहा कि उसे लोन नहीं ग्रांट चाहिए। सरकार के मुताबिक वेतन के लिए 2000 करोड़ दिए, जबकि निगम बजट का हवाला देते हुए 4000 करोड़ की मांग कर रहा है। अब हड़ताली कर्मचारी समस्या के स्थायी हल का हवाला देते हुए तीनों निगमों को एक करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा वेतन समय मिलना चाहिए, इसके बाद हमारे बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो मिलनी चाहिए, पे ग्रेड का पैसा मिलना चाहिए, अनपढ़ पढ़े लिखों का पैसा मिलना चाहिए, मेडिकल कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए। ये जब तक पूरी डिमांड नहीं होंगी तब तक नहीं हो पाएगा मतलब सारा काम। ये सबसे अहम सवाल ये है कि हड़ताल में सियासत का पलीता आखिर किसने लगाया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रविंद्र गुप्ता हैं, उत्तरी दिल्ली निगम के मेयर इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, ये बताइए कि सैलरी का पैसा कल आप आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में, वो उन्होंने कल किया कि वो कर्ज के तौर पर इन निगमों को दे रहे हैं। अब परेशानी क्या है, अब क्यों जारी रही है हड़ताल? देखिए, सबसे पहले दिल्ली की जनता को ये जानना होगा कि कौन सा पैसा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार के माध्यम से आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली की जनता से टैक्स वसूला जाता है, रविंद्र गुप्ता, उसका 10.5% एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गए थे? रविंद्र जी, एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गए थे? क्योंकि उनको सैलरीज, उनके वेतन नहीं मिल रहे थे। तो कल जब उसका इंतजाम किया है दिल्ली सरकार ने, तो अब ये हड़ताल क्यों जारी रहे? मुझे बोलने दीजिए ना जी। 10.5% हिस्सा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार को देना होता है। हम उनसे केवल ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा मैंडेटरी फंड है, जो जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार उसको पूरा करे। और किसी प्रकार के अतिरिक्त पैसे की हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उस पैसे को रोक के बैठी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने नगर निगम का किस प्रकार से शोषण किया है। 2012-13 में दिल्ली सरकार ने केवल 487 करोड़ रुपए दिया, जबकि हमारी सैलरी है 1789 करोड़ रुपया। 2013-14 में 531 करोड़ रुपया, जबकि हमारी रविंद्र जी, ये हिसाब किताब जो है कर्मचारियों की फिक्र है, अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे, इसीलिए उन्होंने कर्ज के तौर पर ये पैसा देना सही समझा। तो आप लोग ये जो हिसाब किताब है, आप दिल्ली सरकार के साथ एक टेबल पर बैठकर कर सकते हैं। कर्मचारियों को वेतन क्यों ना मिले, क्योंकि आप लोग हिसाब किताब में उलझे हुए हैं और बेचारे कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पार्षद हैं, जो बीजेपी के पार्षद है, वो नहीं चाहते कि ये कर्ज के तौर पर जो भी मिला है वो उन कर्मचारियों तक पहुंच जाए और वो खुश हो जाए। क्योंकि ये पहले भी दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यही काम किया था नगर निगम को कमजोर करने का। पहले वो हमारा पैसा जो ग्रांट का होता था वो लोन के रूप में दे देते थे और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे। 440 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम से कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गए थे? सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं उनको वेतन नहीं मिल रहा था। दिल्ली की सरकार दिल्ली नगर निगम को खराब कर रही है। और आपको मैं बता देता हूं
उत्तरी दिल्ली नगर निगम का लगभग 3,000 करोड़ रुपया सालाना सैलरी होती है, जिसके सामने दिल्ली सरकार ने मात्र 890 करोड़ रुपया उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जारी किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी 2100 करोड़ रुपए का कैसे इंतजाम करे उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जबकि दिल्ली सरकार ने कर्जे के अंदर दिल्ली नगर निगम का विभाजन किया। 700 करोड़ रुपए का कर्जा था जब हमारी नॉर्थ एमसीडी का जन्म हुआ 2012-13 के अंदर। ये जिस प्रकार के हालात दिल्ली की सरकार ने दिल्ली नगर निगम के और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए खड़े करके रख दिए, खून के आंसू रो रहे हैं हमारे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी। और उसके बाद केजरीवाल, रविंद्र गुप्ता, मेरा वो सवाल वही टिका हुआ है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। ये कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे थे? क्योंकि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। दिल्ली सरकार ने, चाहे भले ही वो कर्ज हो, अगर आप उसको कुछ भी टर्म दें, अगर वो कर्ज के जरिए ही पैसा निगम तक पहुंचाने का फैसला किया है, तो इन कर्मचारियों को ये वेतन क्यों ना दिया जाए? उनके घरों तक ये वेतन क्यों ना पहुंचे? क्यों पार्षद चाहते हैं कि कर्मचारी वेतन भी नहीं लें, हड़ताल पर बैठे रहें और आप लोग इस तरह से हिसाब किताब टीवी डिबेट्स में करते रहें और दिल्ली सरकार के सामने जाकर बैठकर एक टेबल पर बातचीत आप लोग नहीं करेंगे? देखिए, आप क्या चाहती हैं कि दिल्ली की जनता को परमानेंट सोल्यूशन ना मिले? दिल्ली को, दिल्ली के कर्मचारियों को अगले 2 महीने के बाद दोबारा जो स्ट्राइक पे जाना पड़े, दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे? केजरीवाल सरकार ये राजनीति कर रही है दिल्ली के अंदर। ये परमानेंट सोल्यूशन जब तक केजरीवाल सरकार नहीं करेगी, अगले 2 महीने के बाद फिर कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। एज पर मैंडेटरी थर्ड फाइनेंस कमीशन आज नहीं हुआ है, ये सालों पहले का फैसला है। इसके लिए आप लोग तब क्यों नहीं हड़ताल पर बैठे? ये बहाने क्यों बदल रहे हैं कि हमको कर्ज नहीं, ग्रांट चाहिए, ट्राइफिकेशन नहीं, अब हमको एक साथ मिला दीजिए क्योंकि हम घाटे में जा रहे हैं, एक निगम घाटे में जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा एक साथ मिला दीजिए। अगर परेशानी थी तो ये हड़ताल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सुनिए, आप 1 to 1 के अंदर बैठिए, आप हमारी बात को दिल्ली की जनता तक पहुंचाइए। हम कभी भी ट्राइफिकेशन और 1 to 1 की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों को परमानेंट सोल्यूशन की, दिल्ली के लोगों को परमानेंट सर्विसेज की, कि दोबारा दिल्ली के अंदर फिर कूड़े के ढेर ना लगे। और केजरीवाल सरकार दिल्ली में डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। आप देखिए उनके बेंगलोर के बयान से, उन्होंने कहा कि हम 4th फाइनेंस कमीशन लागू कर देंगे, हमें डीडीए दे दीजिए। उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि हमें नगर निगम के अस्पताल दे दीजिए, हम वो सर्विसेज दे देंगे। उससे पहले उनका बयान आता है दिल्ली की पुलिस दे दीजिए। आप ये देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अब एक बड़े पॉलिटिशियन में तब्दील हो गई है और दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुला रही है। क्या हम इस परमानेंट सोल्यूशन बीजेपी के पार्षद दिल्ली विधानसभा में जो परेशानी झेलनी पड़ी है आम आदमी पार्टी के हाथों, क्या उसके लिए ये मुद्दा मिल गया है दिल्ली बीजेपी को और तभी इस मामले को लंबा आप लोग खींचना चाह रहे हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रविंद्र गुप्ता, मैं आ रही हूँ, गरीब लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स, मैं आपसे जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं करना चाहते।